हो गया है। देखो आज हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को धातु और अधातु चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आज हम लोग के साथ पास में है। चलो चलो जाओ। देखिए कहता क्या है, क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा इस पर क्वेश्चन आता है, धातु और अधातु में अंतर, वो भी भौतिक गुणों के आधार पर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन कोई कंडीशन ना लगाए और सिर्फ सिर्फ पूछ दे कि धातु और अधातु में अंतर लिखे, तो आप दोनों में से कोई लिख सकते हो, जो आपको सुविधा बुझाता हो वो आप लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखे, तो सिर्फ ये लिखना है। अगर पूछे कि रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखना है, तो हम ये लिखेंगे। बोले कोई दिक्कत है? तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं हमारा क्या है, धातु और अधातु में अंतर, वो भी किस गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर। क्लियर है? चलो दोनों में निम्न अंतर है जो नीचे दिया हुआ है। सबसे पहला जो अंतर आता है ना, वो धातु क्या होता है, चमकदार होता है। कैसा होता है? चमकीला। धातु कैसा होता है? चमकदार होता है। लेकिन अधातु चमकदार नहीं होता है। अपवाद में एक अधातु है जो चमकदार होता है, जिसका नाम है आयोडीन। क्या नाम है? आयोडीन। आयोडीन अधातु क्या होता है? चमकदार होता है। लेकिन गुण क्या है कि अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन अपवाद में एगो क्या है, आयोडीन, जो चमकीला होता है। बोले कोई दिक्कत? आगे धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य होता है। आघातवर्ध एवं तन्य का मतलब यह होता है कि इसको पीटने पर यह क्या होता है, फैलता है, और इसको लमड़ने का गुण इसमें पाया जाता है। लेकिन अधातु क्या होता है? भंगुर। भंगुर मतलब इसको जैसे पीटोगे ये चूर चूर होकर टूट जाएगा, है ना। अगला देखो, एक अंतर क्या हम लोग समझे, धातु चमकदार होता है, अधातु चमकदार नहीं होता है। धातु आघातवर्ध एवं तन्यता का गुण होता है, अधातु में आघातवर्ध एवं तन्यता का गुण नहीं होता है, यानी वह भंगुर होता है। अगला है कि धातु में विद्युत एवं उष्मा का चालक होता है। धातु विद्युत एवं उष्मा का चालक होता है, यानी उसमें लाइन आता है। लेकिन सीसा पता है, अपवाद में सीसा एक क्या है, धातु। क्या है? धातु। लेकिन ऐसा नहीं धातु है ना कि एकरा में लाइन नहीं आता है। धातु का गुण क्या होता है, एकरा में लाइन आवे, लेकिन अपवाद में शीशा में लाइन नहीं आता है। अगला, अधातु विद्युत एवं उष्मा का क्या है, कुचालक। क्या होता है? अधातु विद्युत एवं उष्मा का कुचालक है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो सुचालक होता है। इसमें भी अपवाद है। ये कैसे आ गया है? इसमें भी अपवाद है। क्या है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। हाँ, क्या हुआ? बउआ कला पढ़ावे दो यार, पढ़ा रहे हैं, जाओ जाओ, नंगा पंगा हो गया है। आए एकदम गिला सवा दे रहा है जी। जाओ, चलो आओ, बंद करो थोड़ा सा हो। देखो धातु क्या होता है, विद्युत एवं उष्मा के चालक होते हैं। लेकिन अधातु विद्युत एवं उष्मा के चालक नहीं होते हैं। लेकिन अपवाद में अधातु वो ग्रेफाइट है, जो पेंसिल का नीब जो होता है वो क्या होता है, चालक होते हैं। अगला है, अधातु प्राय क्या होता है, ठोस। कैसे अवस्था में रहता है धातु, ठोस अवस्था में। लेकिन पारा अपवाद में कैसा अवस्था में रहता है, पारा किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। अधातु प्राय कैसा होता है, ठोस एवं गैस। लेकिन अपवाद में अधातु ब्रोमीन जो है वो क्या होता है, द्रव। ये बताए है ना जी कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो क्या होता है, पारा। और कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन। धातु का क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है, उच्च। लेकिन अधातु का क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। बोलिए कोई दिक्कत इतना में? चलो इधर का मिटाते हैं, कुछ समझाने में हमको आसानी रहेगा।
देखिए अब हम लोग देखेंगे रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर, है ना। देखिए रासायनिक गुण के आधार पर इसके अंतर क्या है इसके बीच में, कि धातु जो है ना विद्युत का धनात्मक होता है, लेकिन अधातु विद्युत का ऋणात्मक। देखिए धातु विद्युत धनात्मक क्या कैसे होता है, धनात्मक अगर कहेंगे ना हम कि धनात्मक होता है तो समझना ना को वो क्या कर रहा है, दे रहा है, क्या कर रहा है, अगर किसी के पास दे रहा है तभी तो वो कहेंगे कि वो धनात्मक है। नहीं समझ में आया जी। धनात्मक कब होगा, जब वह देगा, और ऋणात्मक कब होगा, जब वह लेगा। नहीं कहते हैं कि बहुत कर्जा ले लिए है यार, बहुत ऋण चढ़ गया है हम पर, नहीं होता है। और जब आपके पास रहेगा तो आप दोगे तो आप धनात्मक में रहोगे, आप किसी से लोगे तो क्या होगा, कर्ज में रहोगे, यानी ऋणात्मक में रहोगे। ये धनात्मक ऋणात्मक होता कैसे है आप समझ सकते हैं। देखिए सोडियम हम एक ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2, 8 और 1, है ना। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, इसका बनाएंगे 2, 8 और 7। ध्यान दो, कोई भी तत्व जो है ना वो चाहता है कि हम अपना अष्टक पूरा करें। क्या पूरा करें, अष्टक। अष्टक पूरा करने के लिए उसको क्या चाहिए, 8। क्या चाहिए, 8 या 2। अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए उसको, 8। अब बताइएगा ये 8 लो, इस सोडियम का अष्टक पूरा करने के लिए बाह्यतम सेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। ये तो चाहेगा कि हमको 7 मिल जाता तो अष्टक हम पूरा कर लेते, लेकिन इसको कोई 7 देगा, कहेगा अगर तुरंत 7 चाहिए तो हम 7 काहे ला दे। एक काम करो ना, तू ही एक दे क्या भागो, एक दे दो तुम्हारा अष्टक पूरा हो जाएगा। तो सोडियम क्या करेगा कि एक दे देगा, तो एक दे देगा तो ए ने, अब इसका सोडियम एक दे देगा तो 2, 8, एक दे दिया तो एक निकल गया, तो इसका अष्टक पूरा हो गया। बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 हो गया। अब इसका अष्टक पूरा हुआ तो ये एक दिया ना है किसी को, अब दिया है तो प्लस की माइनस है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। अब पता है दोनों में क्या अंतर है, इसको हम क्या पढ़ेंगे और इसको हम क्या पढ़ेंगे। देखिए ये जो है सिंपल, इसको हम पढ़ेंगे सोडियम, सोडियम परमाणु। क्या पढ़ेंगे, सोडियम परमाणु। आई प्लस जब लग गया तो इसको हम पढ़ेंगे सोडियम आयन। क्या पढ़ेंगे, सोडियम आयन। यही जो प्लस है वो आयन है। आयन 2 प्रकार के, मैं पढ़ाऊंगा इसके आगे। आयन 2 प्रकार के, एक धन आयन और एक ऋण आयन, सब पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना आप समझिए। ये सिंपल सोडियम था, जैसे इस पर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो ये बदल गया सोडियम आयन में। उसी तरह से क्लोरीन की अगर बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरीन परमाणु। क्या बोलेंगे, क्लोरीन। सर ये क्लोरीन परमाणु है, क्या है, क्लोरीन परमाणु। अगर इसको हम आगे बनाते हैं तो अब बताइएगा चेला, Cl 2 8 अष्टक पूरा करने के लिए 7 देगा किसी से कि एक ले लेगा, एक ले लेगा। एकदम सिंपल है, एक क्या करेगा, ले लेगा, क्योंकि काम की जरूरत है। तो कहेगा कि हमको 7 देना पड़ेगा, हम अगर एक ले लेते हैं तो मेरा काम हो जाएगा, तो एक ले लेगा। तो एक ले लेगा तो 8 पूरा हो गया, ले लेगा तो माइनस चढ़ेगा ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन लिया। आ रहा बात समझ में। इसको हम क्या बोलेंगे, अब क्लोरीन आयन। क्या बोलेंगे, क्लोरीन आयन। इतना कोई दिक्कत है, एकदम क्लियर है, समझ में आ रही है बात है। चलिए अगला देखते हैं। ये तो समझ चुके होंगे, धनात्मक होते हैं, जैसे सब में धनात्मक देख रहे हो, ठीक है। अधातु विद्युत का ऋणात्मक होता है, अधातु जो है वो विद्युत का ऋणात्मक है, जैसे क्लोरीन, ये सब विद्युत का क्या है, ऋणात्मक। ये सब क्या है, अधातु है। आगे धातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होता है, क्षारीय। याद रखिएगा, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय।
लेकिन अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है कि धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, तो क्षारीय, और अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय। बोलो कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। धातु के ऑक्साइड जो है ना, वो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्षार बनाता है। ये जैसे ही जल से अभिक्रिया करेगा, देखिए धातु का ऑक्साइड, सोडियम धातु है कि नहीं है? बोलिए। और ओ लगा तो ऑक्साइड हुआ, ये धातु का ऑक्साइड हो गया, ये जल से अभिक्रिया करा, क्या बना? क्षार, NaOH, ये क्षार है। देखिए OH जेकरा में लगे ना वो क्षार होता है, ध्यान देना। KOH, NaOH, MgOH, ऐसा OH हाइड्रोक्साइड जिसमें लग गया वो क्या होता है? क्षार। OH लगा ना, ये क्या है? क्षार है। तो देखो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल से अभिक्रिया करेगा ना, तो क्या बनेगा? क्षार बनेगा। अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं, ये क्षार बनाता है। ऐसे देखो ना जी, धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय, क्या बनाएगा? क्षार। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय, जल से अभिक्रिया करके धातु क्या बनाएगा? अम्ल बनाएगा। यानी SO3 प्लस H2O क्या बनाएगा? H2SO3, है ना? बात आ रही समझ में? ये सल्फोनिक अम्ल है ना? आगे देखो, धातु जल से अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातु जैसे ही जल से अभिक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रोक्साइड। कैसे? देखो ये धातु है, जल से अभिक्रिया किया तो देखिए धातु का ऑक्साइड बनाया, Fe धातु है जी, ओ क्या है? ऑक्साइड है, तो धातु का ऑक्साइड बना, आप हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। उसी तरह से यह जल से अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए धातु जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? धातु के ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड, लेकिन अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। धातु प्रायः जल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे देखो धातु है, अम्ल से अभिक्रिया किया यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से, क्या बनाया? ZnSO4, हाइड्रोजन गैस को क्या किया? मुक्त किया। उसी तरह से अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। देखिए अधातु कार्बन है, अम्ल से अभिक्रिया करा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाया, लेकिन हाइड्रोजन गैस कहीं मुक्त किया नहीं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है जी? चलो आगे देखो। आगे है हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है? जब परमाणु या आयन के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, देखिए जब कोई आयन या परमाणु है उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम एक डॉट बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा? डॉट बिंदु के द्वारा। यही जो तरीका है, इसी तरीका को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस तरीका का खोज जो किए थे उनका नाम था लुईस। क्या नाम था? लुईस, एक वैज्ञानिक थे, इसीलिए इसे लुईस बिंदु संरचना के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये क्या है? Na, सोडियम। सोडियम को हमको इलेक्ट्रॉन बिंदु के संरचना में दिखाना है तो क्या होगा? 2, 8 और 1, यही ना आएगा। अब बताइए जब परमाणु या आयन के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में क्या कोई इलेक्ट्रॉन है? इसमें एक, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम एक डॉट बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं, इसी को कहते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अभी कहोगे कि सर ये जो डॉट दिए है आप ऊपर ही दे सकते हैं कि कहीं भी दे सकते हैं? तो चला याद रखो, इसको हम यहाँ भी दे सकते हैं, या यहाँ भी दे सकते हैं, या यहाँ भी दे सकते हैं, या यहाँ भी दे सकते हैं, यानी उसके चारों तरफ अगल बगल कहीं भी आप दे सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? अब चलिए ध्यान दें, ये तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। अब आता है आयन। क्या है भाई? हमने तो यहाँ पर दो चीज पढ़ा है कि जब परमाणु या आयन के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, आयन क्या होता है? ध्यान देना, आयन जो होता है ना और किसी परमाणु किसी तत्व का चार्ज होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है या
निगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव है तो धन आयन और निगेटिव है तो ऋण आयन, है ना, ये आयन होते हैं। तो आयन देखिए क्या कहता है कि जब किसी परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, देखिए कैसे, देखिए जब किसी परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, चलिए हम बात कर लेते हैं किसी और परमाणु का, जैसे कार्बन की बात कर लेते हैं। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, 2 और 4। बाह्यतम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4। कितना होगा, 1 2 3 और 1 4। ये हम बना लिए, क्या बना लिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बना लिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो कमी या अधिकता होती है तो वह आवेश युक्त हो जाते हैं, उसे आयन कहते हैं। यानी अच्छा ये बताइए, इसके बाह्यतम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4। 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर ये 4 को त्याग कर देगा तो किस में बदल जाएगा, धन आयन में। तो 4 को अगर ये त्याग करता है तो क्या बदल जाएगा, यह धन आयन में हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, या आप इसको लेके चलो, चलो ठीक है, सोडियम को बढ़िया समझ में आएगा। देखो सोडियम है, ठीक है, सोडियम के बाह्यतम शेल में 2 8 और 1। तो वही कहता है कि जब परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है तो आवेश युक्त हो जाते हैं। आवेश युक्त होना मतलब एक इलेक्ट्रॉन है ना जी, अब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करिए, क्या हो जाएगा, आवेश युक्त। क्या हो जाएगा, आवेश युक्त। तब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज चढ़ेगा, प्लस चार्ज। इसी को ना कहते हैं आयन। ऊपर का जो चार्ज चढ़ा ना, इसी को कहते हैं हम आयन। तो ये आयन में कौन सा आयन है, धन आयन है। कौन आयन है, धन आयन। उसी तरह से आयन 2 प्रकार के होते हैं। धन आयन, जब किसी परमाणु पर धन आवेश होता है उसे क्या कहते हैं, धन आयन। ऋण आयन, जब किसी परमाणु पर ऋण आवेश होता है उसको क्या कहते हैं, ऋण आयन। एक नोट है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है यानी इलेक्ट्रॉन देता है तो कौन सा आवेश आता है, धन। अरे है तभी तो दे रहा है, तो धन आवेश। और जब वो लेगा तो कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश। बोलो कोई दिक्कत, जब त्यागेगा तो धन आवेश और लेगा तो ऋण आवेश। चलिए आगे है, धन आयन और ऋण आयन में अंतर क्या है, ध्यान से समझना है। धन आयन पर धन आवेश, लेकिन ऋण आयन पर ऋण आवेश। धन आयन में मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो जो धन आयन होगा ना, उसको कह रहा है कि धन आयन में मूल परमाणु में जो भी इलेक्ट्रॉन है उससे कम इलेक्ट्रॉन होगा धन आयन में। कैसे, देख लो। चलिए सोडियम परमाणु संख्या 2 8 और 1, ये क्या हो गया, मूल परमाणु। क्या हो गया, मूल परमाणु। चलो अब हम आयन बनाते हैं। तो Na+, जब आयन बनेगा तो 2 8 खाली होगा, 1 का त्याग कर देगा। तो अब यहाँ हो गया, हम बनाए जो। अब देखिए धन आयन, ये कौन हो गया, सोडियम परमाणु। क्या हो गया, सोडियम, सॉरी सोडियम आयन। क्या हो गया, आयन। अब बताओ धन आयन में मूल परमाणु, देखिए धन आयन का मूल परमाणु 2 8 के गो हो गया, 10 गो। इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम इलेक्ट्रॉन होता है और मूल से कम होता है। देखो 2 8 10 1 11, यानी धन आयन में मूल से एक कम हो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अरे धन आयन में मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो वही ना कहता है, धन आयन में मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो कोई दिक्कत, आगे। ऋण आयन में मूल परमाणु की इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा। ऋण आयन होगा तो लेगा ना जी, लेगा तो बढ़ जाएगा। आगे है, इसका आकार मूल आकार से छोटा होता है। नहीं जी, धन आयन का आकार मूल आकार से छोटा छोटा नहीं है बेचारा। देखो तो 2 8 10 ऊपर 11 है, लेकिन ऋण आयन में यही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका आकार मूल आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। धन आयन का निर्माण किससे होता है, धातु से, लेकिन ऋण आयन का निर्माण किससे होता है, अधातु से। देखो धन आयन जो भी बनाएगा वो क्या रहेगा, धातु, और ऋण आयन जो भी बनाएगा वो क्या रहेगा, अधातु। बोलो कोई दिक्कत है, चलो बाकी कल। देखिए इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग देख लेंगे कि
हम लोग क्या देखे थे कि विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक, कुछ तत्व विद्युत धनात्मक होते हैं तो कुछ तत्व विद्युत का ऋणात्मक। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनायन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है, ऋणायन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करे जो धनायन, त्याग कब करेगा, जब हमारे पास रहेगा तब ना हम करेंगे। तो जब हमारे पास है तो हम किए, तो यानी विद्युत का धनात्मक, यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं तो हम धनायन है, और अगर ले रहे हैं तो ऋणायन है। उसी तरह से विद्युत धनात्मक क्या होता है समझिएगा। विद्युत धनात्मकता किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन त्याग करके, देखिए मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में बदलने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मकता कहते हैं। यानी कहने का अर्थ स्पष्ट यह है कि किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, मतलब किसी भी कोई भी धातु है वह धातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वो, जब हम इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो किसमें बदलेंगे, धनायन में ना। तो यही धनायन में बदलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मकता कहते हैं। देखिए, आप लोग रटते हो, रटने से इतना अच्छा से हम समझाते हैं इसको, फिर भी रटने की आवश्यकता पड़ती है। तो रीजन क्या है कि हम जिस दिन पढ़ाते हैं उस दिन तुम घरे नहीं जाके पढ़ते हो, इसलिए रटने की आवश्यकता पड़ती है। अभी क्या नहीं समझ में आया, यह हम अभी मैं बताया कि किसी भी कोई भी धातु है, वह धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करेगा तो धनायन में बदलेगा, और धनायन में बदलेगा, यही बदलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धनात्मकता कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत। अब देखिए, कुछ तत्व जो है ना विद्युत धनात्मकता कौन होते हैं समझना। आवर्त सारणी, देखिए आवर्त सारणी के बारे में आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन आवर्त सारणी सब लोग देखा होगा। चार्ट देखे हो, हाइड्रोजन हीलियम इस तत्व करके लिखा रहता है, दीवार पर साटा हो रहता है, कहीं देखे हो। आपके घर में सीनियर अगर बच्चे पढ़ रहे हो तो ये पाई चार्ट साट के रखले होंगे, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम लिथियम में से पूरा 118 तत्व लिखा रहता है ना। तो वो है आवर्त सारणी। तो उसी आवर्त सारणी में सबसे, देखो आवर्त सारणी के पहले जो वर्ग है ना, पहला वर्ग, उसमें उपस्थित सभी धातु विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होता है। यानी आवर्त सारणी के पहला जो वर्ग है ना, तो पहला वर्ग के जितने तत्व हैं वो सब क्या है, विद्युत धनात्मकता, वो भी उच्च वाले विद्युत धनात्मकता, निम्न वाले नहीं, उच्च वाले विद्युत धनात्मकता। यानी पहला वर्ग में जितना तत्व है वो सब विद्युत धनात्मकता है, वो भी कैसा, उच्च वर्ग वाला, यानी उच्च विद्युत धनात्मकता। बोलो कोई दिक्कत है। आगे है आवर्त सारणी में उसी तरह से निचला जो वर्ग है उसमें उपस्थित सभी धातु का विद्युत धनात्मकता सबसे कम है। देखो, पहला वर्ग में विद्युत धनात्मकता तत्व है, लेकिन सबसे उच्च वाला, और सबसे निम्न वाला कहाँ है, निचला, यानी लास्ट वाला में। बोलो कोई दिक्कत है। आगे विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ध्यान देंगे, बस सेम है, वही वाला यहाँ भी होगा। किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके त्याग करेंगे तो धनात्मक बनेंगे, इलेक्ट्रॉन को जब लेंगे तो हम क्या में बदलेंगे, ऋणायन में। यही ऋणायन में बदलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब विद्युत ऋणात्मक है। मैं बताया था क्लोरीन के बारे में ना जी, क्लोरीन का 17 होता है ना, तो 2, 8 और 7, एक ले लेगा ना जी, अरे एक दो इसको तब ना, तो ले रहा है तो क्या बनेगा, माइनस। इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, यहाँ पर ग्रहण कर रहा है ना। आ रहा बात समझ में। चलो ऊपर का हम मिटा देते हैं, समझाने में ये सब आसानी रहेगा। सब मनुष्य का पाप निकल रहा है नहीं जी, माथा के पसीना दिया, ये सब पाप निकल रहा है। खूब पेड़ काटो और पलंग पर सुतो, दीवान पलंग। बेटा बेटी के शादी होगा, अब भाई के तो दीवान पलंग ले, मतलब दीवान पलंग है ना, यही तो नतीजा भोग। हाँ क्या है, आते हैं कुछ देरी में, कुछ देरी में आते हैं ना। नहीं जी, एकदम भोगते रहो सब, हैं। सब पाप निकल रहा है, पसीना दिया, बाप रे बाप।
छठा महीना आ चुका है, अभी तक बारिश नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? ऐसे चीज मोरी दिया गया है सके जी, कैसे मोरी दे दिया हो, पानी कहाँ से लाएगा? आते हैं वो थोड़ा सा। देखिए अगला क्या है इसी में, रासायनिक बंधन, है ना? अच्छा, बंधन मतलब समझते हो ना, गांठ, एक दूसरे से बंधना। तो कहने का मतलब है कि रासायनिक बंधन, रासायनिक मतलब जो रसायन है ना, उनका बंधन हो रहा है, यानी रसायनों का बंधन, यानी रसायनों का जुड़ना। रसायन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर डिफिनेशन क्या है कि किसी भी अणु में परमाणु जिस बल के द्वारा बंधे होते हैं, किसी भी अणु में परमाणु जिस बल के द्वारा बंधे होते हैं, उस बल को ही क्या कहते हैं हम, रासायनिक बंधन कहते हैं। यानी किसी भी अणु में परमाणु जिस बल के द्वारा बंधा रहता है, उस बल को ही क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन। एकदम डिफिनेशन इतना सिंपल रहता है, पता ना कैसे याद नहीं होता है तुम लोग के। रासायनिक बंधन क्या है, जिस अणु में परमाणु जिस बल के द्वारा बंधा रहता है, उसको हम कहते हैं रासायनिक बंधन कहते हैं। अब आई बात, रासायनिक जो बंधन है, रासायनिक बंधन और दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला आयनिक बंधन और दूसरा सहसंयोजक बंधन। हम अभी आयनिक बंधन के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे। आयनिक बंधन क्या है, आयनिक बंधन के क्या गुण होते हैं, वो हम लोग देखेंगे, है ना? तो रसायन आयनिक बंधन, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं वैद्युत संयोजक। क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक। वैद्युत संयोजक, अरे बात समझ में? चलिए देखिए, आयनिक बंधन क्या होता है, जब कोई दो या दो से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, यानी जब दो या दो से अधिक जो परमाणु है वो अपने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा, यानी लेन देन, एक से लेगा तो एक देगा, यानी लेन देन अपने में कर ले के जरिए एक दूसरे के साथ अगर बंधन बनाता है, यानी जब दो या दो से अधिक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यानी इलेक्ट्रॉनों का लेन देन आपस में करके और जो बंधन बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे ये NaCl है ना, आयनिक बंधन बना रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कर रहा है। कैसे, हम लोग ध्यान देंगे। N+Cl, सबसे पहले Na, चलिए बताइएगा Na के कितना होता है, 2, 8 और 1, 11 होता है, तो इसी ना करेंगे जी। फिर है Cl का कितना होता है, 17 ना, तो 2, 8 और अष्टक पूरा करेगा ना, अष्टक पूरा करेगा। तो अब क्या करेगा, देखिए Na और Cl, Na के पास के गो है या बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन, एगो एगो बना दिए। Cl के पास के गो है, 7 गो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। और डॉट डॉट से दर्शाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, है ना, पढ़ाए थे ना कल जी। अब बताइए सोडियम क्या चाहेगा अपना अष्टक पूरा करना, यस या नो? तो देखिए क्या करेगा कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ये बताओ, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देवे तो इसका 8 गो हो गया, और इसके पास खत्म हो गया तो इसके पास भी 8 गो रह गया। बोलो,
तो Na क्या करेगा, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा, तो Cl को देगा तो क्या हो जाएगा, Cl माइनस, लेकिन Na देगा तो क्या होगा, प्लस माइनस दोनों जुड़ा, यही बनाएगा NaCl। यही है इलेक्ट्रॉनों का लेन देन, यानी सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया। लेन देन हुआ कि नहीं हो, अरे हुआ, कुछ यार तो सब पसीना से मुँह आ रहा है कि है, तू सब पसीना ना चलता ना जलन भरता है, एक को कैसा पसीना चलता है, ऐसा ही लोग है। तू लोग बड़ा विचित्र इंसान है जी, देख रहे एक को के पसीना नहीं चल रहा, हमारा एकदम लग रहा है ना सब भींग के आए। मतलब सब घामा में काम कर ले है सब, तू सब कुछ कुछ, इसीलिए तू लोग सह ले रहा है, थोड़ा से तो न सहाय थो वो। देखो अब है आयनिक यौगिक के गुण धर्म, क्या है गुण धर्म, यानी आयनिक यौगिक का क्या गुण है वो समझेंगे। तो सबसे पहला तो इसका भौतिक प्रकृति के बारे में हम बात कर लेते हैं। आयनिक यौगिक समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन है ना। अब आता है इसका गुण, गुण में पहला भौतिक गुण क्या है समझेंगे। आयनिक यौगिक जो है वह धन आयन और ऋण आयन के बीच लगने वाले आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। देखिए जैसे NaCl की बात करें तो एगो प्लस एगो Cl, ये दोनों में जो मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए रहता है, क्यों, क्योंकि एक प्लस चार्ज है एक, तो देखना कभी भी प्लस और माइनस वाला एकदम बड़ा जबरदस्त तरीका से चिपकल रहेगा, चुंबक जैसे, चुंबक भी देख लो प्लस एक माइनस एकदम चिपक जाता है तो छूटता नहीं है, आना बस समझ में, ये होता है प्लस और माइनस का खेल। तो धन आयन और ऋण आयन के बीच लगने वाला आकर्षण बल समझते हैं ना, एक दूसरे को खींचने वाला बल आकर्षण बल कहलाता है, तो काफी मजबूत होता है। और जब आकर्षण बल काफी मजबूत है तो बताओ हथौड़ा मारोगे तो आसानी से छूटेगा, अरे कस के पकड़े हुए एक दूसरे को ऐसे, और तू हथौड़ा मार के कुछ छोड़ा देगा, नहीं छूटे, अपने हथौड़ा के छोड़ा ही देंगे सर, मार देगा तो अपने ऐसे हटा लीजिए। अगर ऐसे चिपका हुआ है कस के और आप उसको छोड़ाने की कोशिश करोगे बल लगाकर तो भंगूर हो जाएगा, टूट जाएगा, छूटेगा नहीं आसानी से। अगर कमजोर बल से लगल है, अरे सुनो ना, दो मरीज एक दूसरे से चिपकल है, टिबिया है दोनों, ओके आराम से खींच दोगे दोनों की तरह, फट फट जाएगा कि ना बेचारा। आ दूगो तनी बोल्ड आदमी एकदम मजबूत है, एकदम बॉडी बिल्डर सब है, धर के चिपकल है एक दूसरे से, अब तू कहेगा हट हट जाएगा, और एक मजबूत आकर्षण बल से है वो। अब उसको क्या करना पड़ेगा, तुमको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, अब बल लगावे के चक्कर में ना छूटा तो बेचारा टूट ही जाए, है ना। तो ये होता है, समझ में आया भौतिक प्रवृत्ति, सॉरी प्रवृत्ति कहा जा रहा है, प्रकृति। आगे है इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है ना, आयनिक यौगिक का मजबूत होता है। गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिक का क्या होता है, मजबूत होता है, यानी उच्च होता है। अब आया बात कि सर गलनांक का है सर और क्वथनांक का है। देखिए गलनांक जो होता है ना, यह वह गुण है कि आप तापमान दोगे ना तो कोई ठोस पदार्थ गलना चालू हो जाएगा, तो उस तापमान उसका गलनांक होता है। यानी अगर हम बर्फ को, अगर बर्फ है जमा हुआ, इसको हम मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान दिए, कितना डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस पे गलना चालू हो गया, तो कहेंगे कि सर 20 डिग्री सेल्सियस है ना, ये बर्फ का क्या हो गया, गलना, क्या हो गया। अब बर्फ गल गया तो क्या बन गया, द्रव। अब द्रव को हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान देंगे तो ये क्या बनेगा, गैस। तो कहोगे कि सर 100 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है ना वो उसका क्वथनांक है, क्या है, क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है किसका, आयनिक यौगिक का। आयनिक यौगिक को ज्यादा तापमान दोगे तब यह गलेगा या गैस बनेगा। देखिए धन आयन एवं ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण
देखिए धन आयन, अभी मैंने बताया धन आयन और ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल है। मजबूत आकर्षण बल है तो इसको छोड़ाने के लिए ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। इसके कारण इसको बंधन को तोड़ने के लिए काफी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है और इसलिए आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। अरे ज्यादा ऊर्जा ना चाहिए, यानी उसको ज्यादा तापमान दोगे तो आयनिक यौगिक का गलनांक या क्वथनांक गलेगा या गैस बनेगा ज्यादा तापमान पर, इसलिए उसका उच्च होता है। सबसे ज्यादा गलनांक एवं क्वथनांक कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, कली चूना का। कितना? लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान दोगे तो यह क्या होगा, गैस बनेगा और द्रव में आएगा। बोलो कोई दिक्कत है? आगे घुलनशीलता। आयनिक यौगिक याद रखिएगा जल में घुलेगा, लेकिन कार्बनिक जो रसायन है ना उसमें नहीं घुलेगा। जैसे पेट्रोल, केरोसिन, बेंजीन, इस सब में वो घुलेगा नहीं। आयनिक यौगिक जल में घुलेगा, कार्बनिक विलायक में नहीं घुलेगा, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, बेंजीन। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक प्राय विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। यानी आयनिक यौगिक में विद्युत प्रवाह होता है। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आया? आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या होता है? सबसे पहले भौतिक प्रकृति, यानी धनायन और ऋणायन के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, यह भंगुर भी हो सकते हैं, टूट जाता है। गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये काफी मजबूत आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, जिन्हें इनके बीच का जो बंधन है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक एवं क्वथनांक लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। बोलिए कोई दिक्कत? अगला है घुलनशीलता। आयनिक यौगिक जल में घुलता है लेकिन कार्बनिक विलायक में नहीं घुलता है, जैसे बेंजीन, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब में नहीं घुलेगा। फिर उसके बाद विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया जी? है? कहाँ ठीक तो है। ठीक है, देखिए नमक का जो विलयन है वो विद्युत का चालन करता है, यानी नमक का विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जबकि चीनी का विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। यानी नमक का जो घोल है ना उसमें लाइन आएगा, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन चीनी का विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों है ना? क्या रीजन है कि नमक का विलयन में विद्युत धारा प्रवाह होता है और चीनी का विलयन में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है? तो देखिए सिंपल सा आंसर है कि नमक को जल में जैसे ही आप डालोगे तो वो आयन के रूप में नहीं टूटता है। नमक को जैसे ही आप जल में डालोगे तो नमक जो है वो आयन के रूप में वो टूटता नहीं है, इसीलिए नमक में विद्युत का चालन होता है। अगर वह टूट जाता तो विद्युत का चालन नहीं होता। नमक को जैसे ही जल में डालोगे वो आयन के रूप में नहीं टूटेगा, जबकि चीनी को जैसे ही जल में डालोगे वो आयन के रूप में टूट जाता है। यही कारण है कि नमक में विद्युत का चालन होता है जबकि चीनी में विद्युत का चालन नहीं होता है। आंसर एकदम सिंपल है, आयन का खेल है। नमक को जैसे ही जल में आप डालोगे वो जल में जैसे ही जाएगा वो आयन के रूप में टूट जाएगा। टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा? वो आयन के रूप में, जिसके कारण उसमें विद्युत का चालन होता है। और देखिए जबकि चीनी का विद्युत विलयन का चालन नहीं करता है, और चीनी क्या होता है, नमक वाला विलयन विद्युत का चालन करता है, जबकि चीनी का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक ना? देखिए नमक टूट जाएगा आयन के रूप में लेकिन चीनी नहीं टूटेगा। सिंपल सा सवाल जवाब है। आगे देखिए आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिक देखो, आयनिक यौगिक हम कल बता रहे थे, आयनिक यौगिक के विशेषता में आपको गुण में
आयनिक यौगिक के गुण में एक गुण हम बताए थे आपको कि आयनिक यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। यही कारण है कि वह भंगुर होता है। अब बताओ, कोई एकदम मजबूती के साथ बंधा हुआ है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा उष्मा की आवश्यकता होगी। कभी कभी ऐसा भी है वह टूट भी जाएगा, ना टूटेगा तो भंगुर हो जाएगा। और जो एकदम कम बंधन से जुड़ा हुआ उसको एकदम आराम से हटा सकते हो कि नहीं, लेकिन जो मजबूती के साथ बंधा हुआ उसको आराम से हटाया जा सकता है, तो कभी कभी उसको हटाने के चक्कर में वो टूट भी जाता है। अरे बात समझ में? देखिए, क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण जो है ना, वह धन आयन और ऋण आयन से होता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक क्या होते हैं, भंगुर। देखिए, आयनिक यौगिक का निर्माण होता है, जैसे NaCl की अगर बात करें तो एगो प्लस और एगो, तो एक धन है ना, एक ऋण है। ये दोनों आपस में इतना मजबूत बंधन के साथ जुड़ता है कि यह जो है ना, बहुत इसका द्रव्यमान और क्वथनांक काफी उच्च होता है। कभी कभी यह भंगुर भी होते हैं। कोई दिक्कत है? आगे देखेंगे। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। देखिए, कैसे क्यों होता है, क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है, जिसके कारण यह मजबूत होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। देखिए, जब यह मजबूत होगा, जब एक दूसरे से मजबूती से बंधा हुआ रहेगा, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा उष्मा की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए इसका द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, और इसलिए यह भंगुर भी होते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? इसका भी आंसर ये हम लिख सकते हैं, आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं, तो लिख सकते हैं कि आयनिक यौगिक का द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होता है, काफी उच्च होता है, और इसे तोड़ने के लिए काफी उष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। चलिए आगे देखेंगे। पहला तो हम लोग आयनिक यौगिक पढ़ चुके, ठीक है। अब रासायनिक बंधन के हम लोग दो प्रकार था, रासायनिक बंधन का दो प्रकार पढ़ रहे थे। पहला क्या, आयनिक बंधन, और दूसरा सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन के बारे में अभी तक हमने पढ़ा जो कुछ, आयनिक बंधन क्या है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे सहसंयोजक बंधन क्या होते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कोई बंधन बनता है तो उसे सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। देखिए, दोनों सेम है, बात समझना है। आयनिक और सहसंयोजक लगभग सेम है। आयनिक बंधन में क्या होता था कि जो इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन होता था ना, इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन होता था, एक पॉजिटिव रहता था और एक निगेटिव रहता था। ऐसे ये बंधन बनाता था, आयनिक बंधन कहलाता था। लेकिन सहसंयोजक बंधन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा ना, दोनों लेवे वाला ही रहेगा, माइनस। यानी देखिए, यहां लिख दिए, सहसंयोजक बंधन तब बनता है जब ऐसे परमाणु आपस में जुड़े जिसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी हो। दोनों में इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा। सहसंयोजक बंधन में ये होता है। आयनिक बंधन में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता था, लेकिन सहसंयोजक बंधन में दोनों माइनस रहता है, निगेटिव और निगेटिव। जैसे दोनों निगेटिव कब होगा, देखिए, अधातु रहेगा ना जो निगेटिव बंधन बनाएगा, और धातु रहेगा जो पॉजिटिव बंधन बनाता है। नहीं समझ में आ रहा है? धातु पॉजिटिव बनाएगा, लेकिन अधातु क्या बनाता है, निगेटिव। कैसे, देख लो, सोडियम धातु है, क्या है, पॉजिटिव बना रहा है। क्लोरीन अधातु है, निगेटिव बना रहा है। आ रहा बात समझ में? देखो, सहसंयोजक बंधन को हम थोड़ा समझाते हैं यहाँ पर उदाहरण में। यानी सहसंयोजक बंधन, अधातु अधातु मिलेगा, क्या बनेगा, सहसंयोजक बंधन बनेगा। बोलिए, कोई दिक्कत है? चलो, देखिए तो क्या है, CH4, क्या है, CH4। ठीक है, सी, एगो सी है ना, और सी के गो है, H कितना है, H 4, तो चारों तरफ H लिख दो, H H H
H, चारों तरफ H लिख दिए। अब ध्यान देना, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन के बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? एक, एक ना जी, इसका बाह्यतम सेल में एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। इसका विन्यास बनाओगे तो पहला में 2 दूसरा में के हो जाएगा, तो इसके बाह्यतम सेल में एक इलेक्ट्रॉन। इतना याद रखना, दिमाग में इतना निकालने की सकते नहीं, एकदम माइंड में फिक्स कर लो कि हाइड्रोजन और कार्बन दुए को मिलेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे तो दुए को देखने के तत्व में मिलेगा, एक हाइड्रोजन मिलेगा और एक कार्बन मिलेगा। याद रख लेना है, हाइड्रोजन के बाह्यतम सेल में एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन के बाह्यतम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 1 कार्बन 4, याद होगा, हाइड्रोजन 1 और कार्बन 4। अब देखिए, हाइड्रोजन के बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? एक, एक कर दिए, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4, तो 4 है तो कार्बन को हम डॉट से दर्शा देते हैं। ये डॉट हो गया, एक गो, दो गो, तीन गो और एक 4 गो, हो गया 4 4 हो गया इस सबका। अरे बोलो ना जी। अब देखो, अष्टक पूरा करने के लिए 2 या तो 8, हाइड्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए कि 2 चाहिए? किसके नजदीक है हाइड्रोजन? 2 के नजदीक ना है जी। अरे हाइड्रोजन किसके नजदीक है? 2 के, 1 और 2, और कार्बन 8 के नजदीक है। तो ध्यान देना, हाइड्रोजन को 2 चाहिए। हाइड्रोजन क्या करेगा? कार्बन से कहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। दोनों भूखाइले है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सहसंयोजक बंधन। दोनों भूखाइले है, दोनों को चाहिए। हाइड्रोजन से कहे कार्बन से, हाइड्रोजन कहेगा कार्बन के भाई हमरा दे दो, ले लिया, बन गया, ये अपना पूरा कर लिया। अरे 2 पूरा नहीं किया, ये हाइड्रोजन कहेगा इसको, ये भाई तू हमरा दे दो, ये 2 को पूरा कर लिया। ये भी कहेगा कि तू दे दो, तो पूरा कर लिया। ये भी कहेगा कि तू दे दो। अब कार्बन कहेगा कि हम ही दानी हो, खाली हम ही दे, तू सब नहीं देगा। अरे कार्बन अब बेचारा अकेला हो गया, कहेगा कि हम दे दिए हो सबके, अपना बाजी एकदम अथी हो रहा है, तू दो हमरा। अब कार्बन सबसे ले लेगा। कार्बन को कितना चाहिए? 8, 2 इससे लेगा, 2 इससे लेगा, 2 इससे लेगा, 2 इससे लेगा, ऐसे ले लेगा। पूर गया दोनों का, कार्बन का भी 8 हो गया, 2 4 6 8, हाइड्रोजन का भी 2 2 हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? इसका पता है क्या नाम है इसका? इसका नाम है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब अगर हम इसको संरचना सूत्र बनाना रहे, ध्यान दो, इसका अगर हमको संरचना सूत्र बनाना रहे, संरचना सूत्र, तो हम कैसे लिखेंगे? सी, ध्यान दो, सी है ना, ऊपर है H, इधर है H, H और H। देखिए, जो 2 को इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, एक बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। एकल बंधन में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इसके साथ एक बॉन्ड बनेगा, इसके साथ बनेगा और इसके साथ बनेगा। ये हो गया संरचना सूत्र। क्या हो गया? संरचना सूत्र। कोई दिक्कत है? समझ में आया ये दोनों चीजें? इसको बना लोगे ना, C2, C के वो लिखना है 2 को, H के वो लिखना है, बन जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कीजिए। इधर समझा दिए ना जी। देखो अगला इधर बताते हैं, किसका है वो? आए? अगला क्या है? C2H6 है ना, ध्यान दो, C2H6, C के गो 2 गो, H कितना? 6, 2 3 4 5 और एक 6। कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन? 4, 1 2 3 और एक 4। हाइड्रोजन का एगो ना जी, अरे बोलो, हाइड्रोजन का एगो, हाइड्रोजन का क्रॉस से, कार्बन का डॉट से, हो गया सबका। हाइड्रोजन कहेगा हमको दे दो, ये कहेगा दे दो, ये कहेगा दे दो, ये कहेगा दे दो, ये कहेगा दे दो।
ये कहेगा दे दो, हो गया हाइड्रोजन का सबका। कार्बन कहेगा कि हम काहे पीछे रहे, हमरा भी दे दो सब। कार्बन ले लिया, ये कार्बन कहेगा हमरा भी दे दो, दोनों कार्बन का हो गया, बोलो पूरा हो गया जी। है, अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संरचना सूत्र लिखे तो कैसे लिखेंगे, सी सी, ऊपर एच 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 एच, देख लो दू डॉट है एगो बॉन्ड, ऊपर दूगो डॉट है एगो बॉन्ड, नीचे दूगो डॉट है एगो बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच के एगो डॉट है दूगो, एगो बॉन्ड बन गया, ऊपर एगो बन गया, समझ में आया। उसी तरह से अगर हाइड्रोजन की बात करें, देखो हाइड्रोजन, हाँ एच के गो है, दो गो, एच और एच, एच के बायतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एगो, इसका भी के गो एगो, हाइड्रोजन के गो चाहिए, दो गो, इस हाइड्रोजन के गो चाहिए, बना लिया दो गो। अरे बोलो ना जी, तो इस एच और एच के पास कितना बॉन्ड लगेगा, एक बॉन्ड लगेगा, समझ में आया। चलो हम लोग हाइड्रोजन H2O को देख लेते हैं। H2O बताइए, हाइड्रोजन के गो है, ऑक्सीजन के गो है, दो गो हाइड्रोजन कर दिए, एगो ऑक्सीजन कर दिए। हाइड्रोजन के बायतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एगो कर दिए। ऑक्सीजन के बायतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, निकाल लो। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी जी, 6 के साथ 8 होगा ना जी। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होगा, 8, तो 2 और 6 ना जी, कितना बायतम सेल में इलेक्ट्रॉन है, 6 गो ना, 6 ना। अब बताइए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन के गो इलेक्ट्रॉन लेगा, दो गो, हाइड्रोजन ले लिया, अरे बोलो, ऑक्सीजन कहेगा हमको भी दो, तो 2 2 4 2 6 2 8, बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आया। कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन ओ फिर हाइड्रोजन, ठीक है, समझ में आया। चलो नोट करो।